नमस्कार। वेलकम टू उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे राजस्थान के भूगोल में। राजस्थान ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जिसे हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वह है राजस्थान का भौतिक प्रदेश। देखिए, राजस्थान की ज्योग्राफी में या भारत की या विश्व की किसी भी ज्योग्राफिकल पार्ट को जब हम लोग पढ़ते हैं तो भौतिक प्रदेश का जो है अध्ययन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और पूरी ज्योग्राफी जो है भौतिक प्रदेश के इर्द गिर्द घूमती है। चाहे हम राजस्थान की मिट्टी की बात करें, चाहे हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, चाहे कृषि की बात करें, नदियों की बात करें, खनिज संसाधनों की बात करें, यानी कि ज्योग्राफी के अंतर्गत जितने भी जो है पोर्शन हम पढ़ रहे हैं, चाहे प्राकृतिक वनस्पति पढ़ रहे हैं, ऊर्जा संसाधन पढ़ रहे हैं, यहां तक कि जनसंख्या वितरण भी यदि हम पढ़ते हैं तो वह पूरा का पूरा जो टॉपिक है वह भौतिक प्रदेश के अंतर्गत जो है आता है। तो देखिए, भौतिक प्रदेश को कैसे पढ़ना होता है, क्या प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं और इसको पढ़ने का क्या हमारा एक तरीका होता है। तो देखिए, बात करें राजस्थान के भौतिक प्रदेश में, सामान्यतः जब हम भौतिक प्रदेश का अध्ययन करते हैं तो डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि भौतिक प्रदेश यानी राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में जो है विभाजित किया गया है या राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हमें जिन चीजों की महत्वपूर्ण जरूरत होती है वह है, सबसे पहला पॉइंट है कि भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं। भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं, यहीं से हमारा जो है पूरा राजस्थान की ज्योग्राफी शुरू होती है कि भौतिक प्रदेश का क्या तात्पर्य है। तो भौतिक प्रदेश का तात्पर्य है स्थल मंडल पर स्थित भौगोलिक उच्चावच जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल का किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में अध्ययन। यानी कि हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात करें तो पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं। भौतिक प्रदेश का तात्पर्य है कि जो हमारा स्थल मंडल, स्थल मंडल का मतलब है जो हमारी पृथ्वी, जो यह हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर कोई भी उच्चावच, जैसे सबसे पहला है पर्वत है, पठार है, मैदान है, चाहे प्राकृतिक वनस्पति है, किसी भी यदि भौगोलिक उच्चावच का हम क्षेत्र विशेष के संदर्भ में यदि हम अध्ययन करते हैं तो उस क्षेत्र विशेष को क्या कहा जाता है, भौतिक प्रदेश कहा जाता है। सेकेंड बात है कि भौतिक प्रदेशों का जो विभाजन है वह किस आधार पर किया जाता है। तो देखिए, भौतिक प्रदेशों के विभाजन के कई आधार है। सबसे पहला आधार है स्थल स्वरूप, उसके बाद है भौगोलिक दशाएं, उसके बाद है आर्थिक लक्षण या विशिष्ट आर्थिक जो है लक्षण कौन से हो सकते हैं, कृषि और फसल प्रारूप। इस तरह से अनेक जो है भौतिक प्रदेशों के विभाजन के आधार है। तो हम बात करेंगे कि हमारे राजस्थान में जो भौतिक प्रदेशों का विभाजन है वह किस आधार पर किया गया है, यानी कि भौतिक प्रदेशों के विभाजन का क्या आधार है। तो देखिए, हम बात करेंगे कि भौतिक विभाजन के आधार, जो भौतिक प्रदेश जो बनाए हैं
के विभाजन के आधार। सबसे पहला आधार लिया जाता है स्थल स्वरूप, यानी कि जो भी भौतिक प्रदेश है उसके विभाजन का जो सबसे पहला आधार है वह है स्थल स्वरूप। स्थल स्वरूप का मतलब है कि स्थल स्वरूप की बनावट कैसी है। जैसे पर्वत है तो वह भौतिक प्रदेश क्या कहलाएगा? पर्वतीय प्रदेश कहलाएगा। यदि पठार है तो वह पठारी प्रदेश कहलाएगा। मैदान है तो मैदानी प्रदेश। मरुस्थल है तो मरुस्थलीय प्रदेश। यानी कि किसी भी क्षेत्र विशेष के भौतिक प्रदेशों के विभाजन का पहला आधार होता है स्थल स्वरूप। जैसे हम राजस्थान की भी बात करें तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में विभाजन का पहला आधार क्या है? स्थल स्वरूप है कि जहां पर राजस्थान में पर्वत है तो उसे पर्वतीय प्रदेश की संज्ञा दी गई है। जैसे अरावली पर्वतीय प्रदेश। राजस्थान में जो पठारी भाग है तो उसे कहा जाता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार। जो हमारे राजस्थान में मैदानी संरचना है तो उसे कहा गया है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और जो राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र है जिसे हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल कहते हैं। तो एक चीज तो हमारा यह है कि भौतिक प्रदेशों के विभाजन का जो पहला आधार है वह है स्थल स्वरूप। दूसरा है भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाएं में सबसे पहले मृदा, कि यदि जहां पर जलोढ़ मिट्टी होगी तो उसे हम मैदानी संरचना कहेंगे। जहां पर रेतीली बलुई मिट्टी होगी तो उस क्षेत्र को हम मरुस्थलीय क्षेत्र कहेंगे। जहां पर पर्वतीय मिट्टी होगी तो हम उसको पर्वतीय प्रदेश की संज्ञा देंगे। या पठारी जो क्षेत्र होगा तो हम उसकी, यानी कि सबसे पहला जो है भौगोलिक दशा में आता है मृदा। मृदा के बाद में है जलवायु। जलवायु भी एक तरह से भौतिक प्रदेशों के विभाजन का आधार है। यदि कोई ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा बहुत कम होती है, यानी 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, तो उस क्षेत्र को हम मरुस्थलीय प्रदेश की संज्ञा देते हैं या शुष्क प्रदेश की संज्ञा देते हैं। जहां पर 20 से ज्यादा लेकिन 50 से कम होती है तो उसे हम अर्ध शुष्क प्रदेश कहते हैं। तो जहां पर 100 से ज्यादा होती है तो उसे हम आर्द्र जो है जलवायु प्रदेश कहते हैं। तो भौतिक प्रदेशों के विभाजन का आधार एक हमारे यहां क्या है? जलवायु भी है। इसके अलावा वनस्पति। वनस्पति भी एक तरह से किसी भी क्षेत्र के भौतिक प्रदेशों के विभाजन का आधार है कि जहां पर मरुस्थलीय वनस्पति होगी, कंटीली झाड़ियां होगी, तो उन्हें हम मरुस्थलीय क्षेत्र में मानेंगे। जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है और वर्ष भर जो है वनस्पति हरी भरी रहती है तो उसे हम उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र कहते हैं। यानी उष्ण कटिबंधीय सदाबहारीय वन क्षेत्र या सदाहरित वन क्षेत्र की हम लोग संज्ञा देते हैं। तो वनस्पति भी किसी स्थान के भौतिक प्रदेश के विभाजन का क्या है? आधार है। इसके बाद तीसरा जो है आधार है वह है कृषि एवं फसल प्रारूप, कि किसी क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि की जाती है और कैसे फसलों का जो है उत्पादन किया जाता है, उसी को आधार बना के भौतिक प्रदेशों का विभाजन भी किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बात करते हैं कि जो मैदानी क्षेत्र होगा तो वहां पर कृषि कार्य ज्यादा होगा, यानी कि क्षेत्रफल कम होगा और कृषि ज्यादा होगी, तो हम उस क्षेत्र को गहन कृषि क्षेत्र की क्या देते हैं? संज्ञा देते हैं। ऐसा कई क्षेत्र होगा जहां बहुत ज्यादा जो है क्षेत्रफल होगा लेकिन कृषि बहुत कम होती है, यानी कि जनसंख्या कम रहती है और कृषि क्षेत्र ज्यादा होता है, तो उसे हम विस्तीर्ण कृषि क्षेत्र कहते हैं।
तो भौतिक प्रदेशों के विभाजन का एक और आधार क्या है? कृषि। और कृषि के बाद जो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट एक और आधार है, वह आधार है विशिष्ट आर्थिक लक्षण। यानी कि किसी क्षेत्र के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र भी वहां के भौतिक प्रदेशों का विभाजन करते हैं। अब कैसे करते हैं? जैसे विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में आता है एक तो औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र यानी कि किस प्रकार के उद्योग है वहां। यदि कृषि आधारित उद्योग है तो वहां का जो है भौतिक विभाजन जो है वह कृषि है। जहां खनिज आधारित उद्योग होंगे तो उसको जो है खनिज आधारित औद्योगिक क्षेत्र भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस तरह से दूसरा इसमें है खनिज संपदा। खनिज संपदा भी जो है किसी भौतिक प्रदेश के विभाजन का क्या है? आधार है। तो देखिए हमारा यहां से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वह प्रश्न बनता है कि राजस्थान में का जो भौतिक विभाजन किया गया या राजस्थान को जो है भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया उसके कौन कौन से आधार हैं। तो सबसे पहला आधार है स्थल स्वरूप, दूसरा है भौगोलिक दशाएं, तीसरा है कृषि और फसल प्रारूप, चौथा है विशिष्ट आर्थिक लक्षण। और इसके अलावा और भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो किसी क्षेत्र की भौतिक प्रदेशों का विभाजन में सहायक है। इसके अलावा जैसे जनसंख्या हो सकता है, परिवहन के साधन हो सकते हैं और अन्य वहां की भौगोलिक दशाएं होती है, वह भी उस प्रदेश के विभाजन का एक आधार है। तो दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक तो भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं? तो भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं कि स्थल मंडल की जो हमारी यह पृथ्वी है, जो हमारी पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो भी आपको भौगोलिक उच्चावच में आपके पर्वत हैं, पठार हैं, नदियां हैं, मैदान हैं, प्राकृतिक वनस्पति है, खनिज है, इन सब का यदि हम किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में, किसी क्षेत्र विशेष का मतलब होता है कि हम महाद्वीप के संदर्भ में कर सकते हैं, देश के संदर्भ में कर सकते हैं, राज्य के संदर्भ में कर सकते हैं, जिले के संदर्भ में यदि हम इसका अध्ययन करते हैं तो वह क्या कहलाता है? भौतिक प्रदेश कहलाता है। और जब हम राजस्थान का जब हम इनके संदर्भ में अध्ययन करते हैं तो वह कहलाता है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। दूसरा पॉइंट बनता है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश या भौतिक प्रदेशों का विभाजन किस आधार पर किया जाता है? तो भौतिक प्रदेशों का विभाजन है चार आधार पर मुख्य रूप से किया जाता है। पहला स्थल स्वरूप, जिसके अंतर्गत स्थलीय आकृतियां आती हैं, जिसमें पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, मरुस्थल। दूसरा आता है इसके अंतर्गत भौगोलिक दशाएं कि वहां की मिट्टी कैसी है, वहां की जलवायु कैसी है, वहां की प्राकृतिक वनस्पति कैसी है। इसके अलावा कृषि और फसल प्रारूप कि वहां पर किस प्रकार की कृषि की जाती है, वहां पर कौन सी फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। और सबसे लास्ट में आता है विशिष्ट आर्थिक लक्षण, जिसके अंतर्गत उद्योग कैसे हैं, यानी औद्योगिक क्षेत्र कौन से हैं, औद्योगिक विकास वहां कैसा है और वहां पर कौन सी खनिज संपदाएं। अब प्रश्न आता है हमारे राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में क्या आता है कि राजस्थान का जो है वर्गीकरण है, यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। तो देखिए राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो वर्गीकरण है वह अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग समय पर अलग अलग आधारों को मानते हुए राजस्थान को अलग अलग भागों में विभाजित किया है। तो इसलिए राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को लेके तीन विभाजन मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। सबसे पहला आता है कि राजस्थान का सबसे पहले जो है भौतिक विभाजन या भौगोलिक प्रदेशों में विभाजन किसने किया। तो सबसे पहले राजस्थान के उस व्यक्तित्व की हम लोग बात करेंगे जिसने राजस्थान का सबसे पहले भौगोलिक विभाजन किया।
कि राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। अब राजस्थान का जो भौगोलिक विभाजन है वह सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले 1967 में एक भूगोल वेदा हुए थे वीसी मिश्रा, यानी कि राजस्थान का जो भौगोलिक विभाजन है यह सबसे पहले 1967 में वीसी मिश्रा ने किया। और वीसी मिश्रा ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था राजस्थान का भूगोल। कि वीसी मिश्रा ने 1967 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था राजस्थान का भूगोल, और उस पुस्तक में पहली बार राजस्थान का भौगोलिक विभाजन किया। यह जो पुस्तक है राजस्थान का भूगोल, इसका प्रकाशन 1968 में एक संस्था है नेशनल बुक ट्रस्ट, कि नेशनल बुक ट्रस्ट एक संस्था है, इसने वीसी मिश्रा की पुस्तक है जिसका नाम था राजस्थान का भूगोल, उसका 1968 में पहली बार क्या क्या प्रकाशन किया। और यह पुस्तक जो है 1967 में वीसी मिश्रा के द्वारा लिखी गई थी, और इसी पुस्तक में वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान का पहली बार जो है भौगोलिक विभाजन किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे पहले भौगोलिक विभाजन किसने किया? तो राजस्थान का सबसे पहले भौगोलिक विभाजन किया वीसी मिश्रा ने। पूछा जा सकता है कि राजस्थान के पहले भौगोलिक विभाजन का जो है वर्णन या उल्लेख किस बुक में किया गया है? राजस्थान का भूगोल में किया गया है। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वीसी मिश्रा ने लिखी। यह पुस्तक कब लिखी गई थी? 1967 में लिखी थी, 1967 में लिखी गई थी, लेकिन इसका प्रकाशन 1968 में हुआ। और यह प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा किया गया। और इसी पुस्तक में वीसी मिश्रा ने पहली बार राजस्थान के भूगोल का या राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का विभाजन किया। अब प्रश्न आता है कि वीसी मिश्रा ने राजस्थान का जो भूगोल नामक पुस्तक में राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? तो वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक में राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। वीसी मिश्रा का भौगोलिक विभाजन, कि वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक विभाजनों में कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? तो वीसी मिश्रा का भौगोलिक विभाजन जब हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन में यहां आता है कि वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। और बड़े कंपटीशन में कई बार यह प्रश्न
पूछा जाता है, आरएस मेंस में भी कई बार पूछा जाता है कि वीसी मिश्रा के राजस्थान के भौगोलिक विभाजन को समझाइए। तो उसमें हमें यही लिखना होता है कि वीसी मिश्रा ने सर्वप्रथम 1968 में राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में राजस्थान को जो है 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। अब ये 7 भौतिक प्रदेश कौन से? हम कहते हैं कि राजस्थान को उन्होंने 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। तो वह 7 भौतिक प्रदेश कौन से हैं जिसमें उन्होंने जो है राजस्थान को बांटा है? तो उससे पहले हमने पता होना चाहिए कि वीसी मिश्रा के भौगोलिक विभाजन का आधार क्या है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा है कि भौतिक प्रदेशों का जो विभाजन है उसके कुछ न कुछ आधार है। तो वीसी मिश्रा के भौगोलिक विभाजन के आधार कौन कौन से हैं? तो वीसी मिश्रा के भौगोलिक विभाजन के जो आधार हैं उसमें सबसे पहला है स्थल स्वरूप। सबसे पहला है स्थल स्वरूप। दूसरा उन्होंने लिया है वह है कृषि प्रारूप। उसके बाद जलवायु और औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास, जलवायु, कृषि प्रारूप और स्थल स्वरूप के आधार पर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। तो यहां से हमारा प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि वीसी मिश्रा के भौगोलिक विभाजन का आधार क्या है? तो स्थल स्वरूप, भौगोलिक दशा में जलवायु, कृषि प्रारूप और औद्योगिक विकास। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जब हम वीसी मिश्रा के भौतिक प्रदेशों का जब विभाजन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उसमें उन्होंने किन किन शब्दों का प्रयोग किया है। तो यहां से इसके अलावा यदि जनसंख्या दे दिया जाए, आपसे यह प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से वीसी मिश्रा के राजस्थान के भौगोलिक विभाजन का आधार नहीं है। इन 4 के अलावा वो आपसे लिख सकता है जनसंख्या लिख देगा, इसके अलावा वो आपसे परिवहन लिख देगा या अन्य कुछ भी, खनिज भी वो लिख सकता है। तो यह सब नहीं है, यह 4 मुख्य रूप से वीसी मिश्रा के राजस्थान के भौगोलिक विभाजन के क्या है? आधार है। अब हम ये कह रहे हैं कि वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान को जो 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है, तो वह 7 भौतिक प्रदेश कौन से हैं? तो पहले हम उनकी एक लिस्ट बना लें कि कौन कौन से हैं। सबसे पहला है नहरी क्षेत्र, की एक पार्ट दिया नहरी क्षेत्र। दूसरा है पश्चिमी मरुस्थल। तीसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश। चौथा है अरावली प्रदेश। पांचवा है पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र। छठा है दक्षिण पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र। और सातवां है चंबल बीहड़ क्षेत्र। तो यह जो 7 है, नहरी क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थल, अर्ध शुष्क प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र और चंबल बीहड़ क्षेत्र, यह जो है 7 वर्गीकरण किया गया था वीसी मिश्रा के द्वारा।
तो आपसे हमारा प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा वीसी मिश्रा के भौगोलिक वर्गीकरण में शामिल नहीं है। तो इन 7 के अलावा यदि कोई भी अन्य नाम आता है तो वह जो है वीसी मिश्रा के राजस्थान के भौगोलिक विभाजन में शामिल नहीं है। अब दूसरा यहां से प्रश्न बनता है कि हमने लिखा कि वीसी मिश्रा ने राजस्थान को जो है 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया, तो वह आपसे पूछ सकता है कि इसमें राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल है। जैसे वह नहरी क्षेत्र है तो आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा जिला नहरी क्षेत्र में शामिल है या नहीं है। या जैसे बीहड़ क्षेत्र की बात करें, वह लिख देगा कि निम्न में से कौन सा चंबल बीहड़ का भाग है या नहीं है। तो अब इसमें कौन से जिले शामिल है वह भी हमें क्लियर होना चाहिए। साथ में हमने बात की थी कि वीसी मिश्रा के वर्गीकरण के 4 आधार थे। सबसे पहला है स्थल स्वरूप, यानी कि वहां स्थल कैसा है, मैदान है, पर्वत है, पठार है कि नदी है, क्या है। दूसरा हमने कहा था कि वहां जलवायु का सीधा संबंध होता है वर्षा से, कि वहां कितनी बारिश हो रही है। तीसरा बात था कि हमने कहा कृषि, कि वहां कौन सी कृषि और वहां कैसे उद्योगों का विकास हो रहा है। इसीलिए हमने कहा था कि वीसी मिश्रा के भौगोलिक विभाजन का जो आधार था वह था स्थल स्वरूप, उसके बाद भौगोलिक दशाएं, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक विकास के जो लक्षण है वह वीसी मिश्रा के वर्गीकरण के आधार है। और इन नामों से ही आपको क्लियर हो रहा है कि कहीं पर हमें जो है वह दे रहा है नहरी क्षेत्र, इसका मतलब वह किसको दे रहा है, स्थल स्वरूप को दे रहा है। जैसे पश्चिमी मरुस्थल और अर्ध शुष्क, यह वहां की वर्षा को बता रहा है, वहां की जलवायु को बता रहा है। पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र वहां के कृषि और औद्योगिक लक्षण को क्या है, परिलक्षित करता है। इसीलिए वीसी मिश्रा के वर्गीकरण को सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हालांकि वर्गीकरण हम जब डिटेल में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि राजस्थान को 4 ही भागों में किया गया, लेकिन सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था वह वीसी मिश्रा ने किया था और उन्होंने राजस्थान को 7 भागों में विभाजित किया। तो पहले तो कौन कौन से 7 भाग हैं यह क्लियर होने चाहिए, फिर इन 7 भागों में राजस्थान के कौन कौन से जिले शामिल है। अब बात करते हैं इसमें राजस्थान के कौन से जिले आते हैं, कौन सा क्षेत्र आता है। तो यह हमारा राजस्थान का मैप है। वीसी मिश्रा का राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। अब हम बात करते हैं कि वीसी मिश्रा के राजस्थान के भौगोलिक विभाजन में सबसे पहले हमने पढ़ा था नहरी क्षेत्र। नहरी क्षेत्र का मतलब है वह क्षेत्र जहां नहरों द्वारा सबसे ज्यादा क्या होती है, सिंचाई। और राजस्थान में नहरों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई होती है गंगानगर और हनुमानगढ़ में। इसलिए गंगानगर और जो हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है गंगानगर और हनुमानगढ़, यह क्षेत्र कहलाता है नहरी क्षेत्र। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि वीसी मिश्रा के अनुसार निम्न में से कौन सा क्षेत्र नहरी क्षेत्र में स्थित है। तो 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं मुख्य रूप से, गंगानगर और हनुमानगढ़, जहां गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर भाखड़ा नागल जो है नहर परियोजना है उनके द्वारा जो है सबसे ज्यादा क्या होती है, सिंचाई होती है। और यह प्रश्न दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा नहरों द्वारा सिंचाई कहां होती है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा नहरों द्वारा सिंचाई होती है गंगानगर और हनुमानगढ़ में, और इसको जो है हम कई बार लिखते हैं गग्गर प्रदेश। गग्गर प्रदेश
यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में राजस्थान में सबसे ज्यादा नहरों द्वारा सिंचाई होती है। और यह गंग नहर से भी पूछा जाता है कि गंग नहर से सबसे ज्यादा सिंचाई कहां होती है, तो गंग नहर से सबसे ज्यादा होती है गंगानगर में, और भाखड़ा नागल नहर परियोजना से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है हनुमानगढ़ में। इसके बाद दूसरा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 4 मुख्य जिले आते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बीकानेर, जोधपुर का पश्चिमी भाग जिसको हम पश्चिमी जोधपुर कहते हैं, बाड़मेर और जैसलमेर। यह जो 4 जिले हैं यह मुख्य रूप से आते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें बीकानेर है, जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर। जोधपुर का जो पश्चिमी भाग है, जो मरुस्थलीय भाग है, वह इसके अंतर्गत आता है। तो मुख्य रूप से यह क्षेत्र कहलाता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो 2 भाग हो गए। तीसरी बात करते हैं, तीसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान के यानी कि वीसी मिश्रा के अनुसार अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान के जो है 4 जिलों को ही शामिल किया गया है। उनकी बात करते हैं। उसमें एक तो है हमारा सिरोही वाला भाग, एक है राजसमंद, एक उदयपुर का भाग और एक डूंगरपुर। जिसमें सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर, यह चारों हैं, यह आते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश या अरावली प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिसमें 4 जिले आते हैं। इसके बाद आता है अर्ध शुष्क प्रदेश। और अर्ध शुष्क प्रदेश का मतलब है जहां 25 सेंटीमीटर से तो ज्यादा बारिश होगी लेकिन 50 सेंटीमीटर से कम। यानी कि अरावली के जो पश्चिम वाला जो भाग है यह पूरा जो है किसके अंतर्गत आता है, अर्ध शुष्क प्रदेश में आता है। और अर्ध शुष्क प्रदेश में राजस्थान के जो जिले हैं उसमें आते हैं चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, शेष जोधपुर, पाली और जालोर वाला भाग। यह पूरा क्षेत्र आता है अर्ध शुष्क प्रदेश। तो 4 भाग हो गए कि वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भागों में विभाजित किया, उसमें हमने 4 कर लिए। पहला नहरी क्षेत्र है, दूसरा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तीसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश और चौथा है अर्ध शुष्क प्रदेश। इसके बाद 3 और बचे। एक है पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि जो हमारा पूर्वी राजस्थान है, जो मैदानी भाग है और जहां कृषि कार्य सबसे ज्यादा होते हैं और कृषि आधारित उद्योगों का सबसे ज्यादा क्या हुआ है, विकास हुआ है, जिसके अंतर्गत हैं जयपुर,
अलवर, भरतपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर। यह जो जिले हैं यह सब आते हैं पूर्वी कृषि क्षेत्र में, और कृषि औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा। इसके अलावा कुछ भाग बूंदी का भी आता है, जहां चावल जो है उत्पादन होता है, चावल का जो उत्पादन होता है, तो बूंदी का भी कुछ भाग है। लेकिन पूर्ण रूप से जिले हैं भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा। यह सब आते हैं पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत। इसके बाद आपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी का नाम सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं चंबल नदी। चंबल नदी जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, बूंदी और कोटा होते हुए सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर की ओर बहती है। तो चंबल नदी के द्वारा धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इन जिलों में जो है एक विशेष संरचना का निर्माण किया जाता है, जिसे हम कहते हैं बीहड़। किसके द्वारा निर्मित है? चंबल नदी के द्वारा, इसीलिए यह कहलाता है चंबल बीहड़ क्षेत्र। और चंबल बीहड़ क्षेत्र में राजस्थान के 3 जिले आते हैं, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। यह 3 जो है चंबल बीहड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और सबसे लास्ट में जो बचा है वह है दक्षिण पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां और कोटा का क्षेत्र आता है। बारां, कोटा, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, यह पूरा कहलाता है दक्षिण पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र। और इस तरीके से वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया। और यही हमारा प्रश्न बनता है कि वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया है? तो राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। पहला क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया। दूसरा है कि वीसी मिश्रा के भौगोलिक विभाजन का आधार क्या है? तो आधार हम 4 लेते हैं। स्थल स्वरूप, जलवायु दशाएं यानी मुख्य रूप से जलवायु, उसके बाद कृषि और उद्योग। इन चारों को जो है आधार बनाते हुए 7 भागों में विभाजित किया। इसके बाद आता है कि 7 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है नहरी क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तीसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश, चौथा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, पांचवा है पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र, छठा है चंबल बीहड़ क्षेत्र और सातवां है दक्षिण पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र। इसके बाद आएगा वह आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछेगा। डिस्ट्रिक्ट क्या पूछेगा? डिस्ट्रिक्ट पूछेगा कि वीसी मिश्रा के अनुसार निम्न में से कौन सा नहरी क्षेत्र का भाग है
या नहीं है तो दो जिले आएंगे, गंगानगर और हनुमानगढ़। हालांकि इंदिरा गांधी नहर के द्वारा बीकानेर और जैसलमेर का उत्तरी भाग भी नहरी क्षेत्र में शामिल है, लेकिन यह अधिकांश भाग किसका, बीकानेर और जैसलमेर का अधिकांश भाग मरुस्थलीय होने के कारण इन जिलों को हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में शामिल करते हैं। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में लिखा हुआ है कि निम्न में से जिलों का सही युग्म कौन सा है और उसमें गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर दे रखा है और इसके अलावा सब अन्य जिले हैं, तो उस समय हम गंगानगर के साथ वाले जिलों को भी नहरी क्षेत्र में क्या करेंगे, शामिल करेंगे, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा नहरों द्वारा सिंचाई कहां होती है, गंगानगर। और जिस युग्म में गंगानगर शामिल होगा वह जो है क्षेत्र किस में शामिल होगा, नहरी क्षेत्र में। क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि गंगानगर और हनुमानगढ़ नहरी क्षेत्र में है, लेकिन प्रश्न में पता चला कि गंगानगर के साथ साथ उन्होंने बीकानेर और जैसलमेर को भी लिख रखा है, तो बीकानेर और जैसलमेर में भी इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचाई होती है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर से सबसे ज्यादा सिंचाई राजस्थान में बीकानेर में होती है। क्लियर? गंग नहर से सबसे ज्यादा कहां होती है, गंगा नहर में होती है, और भाखड़ा नागल से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है हनुमानगढ़ में। इसीलिए यह क्षेत्र हम बात करें, यह पूरा जो क्षेत्र है, यहां तक का जो पूरा क्षेत्र है, यह पूरा क्षेत्र आता है नहरी क्षेत्र के अंतर्गत। इसीलिए गंगानगर और हनुमानगढ़ तो आएगा ही आएगा, जिसको हम गग्गर प्रदेश कहते हैं, लेकिन इनके साथ यदि बीकानेर और जैसलमेर भी ऑप्शन में दे रखे हैं तो वह भी नहरी क्षेत्र का भाग माना जाएगा। लेकिन उसमें हमें प्रमुखता देनी है गंगानगर और हनुमानगढ़, या तो गंगानगर अकेला होगा या गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों शामिल होंगे। क्यों? क्योंकि जब 1967 में जब वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक विभाजन का वर्गीकरण किया, उस समय हनुमानगढ़ एक अलग से जिला नहीं था, क्योंकि हनुमानगढ़ जिले जो है वह बाद में बना था। इसीलिए उस समय उन्होंने केवल इस क्षेत्र को क्या कहा, गंगानगर का। लेकिन वर्तमान में गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों अलग डिस्ट्रिक्ट है, इसीलिए दोनों को अलग दिया जा सकता है, और दोनों को अलग नहीं देके दोनों को एक साथ में गंगानगर भी वहां लिख सकता है। तो ऑप्शन को पढ़ते समय ध्यान देना कि उसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, गंगानगर दे रखा है या गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों दे रखा है। सामान्यतः जब भी भौतिक प्रदेशों का विभाजन पढ़ते हैं तो हमें भौगोलिक प्रदेश ज्यादा दिए जाते हैं, वह दिए जाते हैं गग्गर प्रदेश। वह आपसे सीधा पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा एक नहरी क्षेत्र का भाग है, तो गग्गर प्रदेश जो है वह एक नहरी क्षेत्र का क्या है, भाग है। यह सिंचाई से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा नहरों द्वारा सिंचाई कहां होती है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा नहरों द्वारा सिंचाई होती है गंगानगर और हनुमानगढ़ में। यानी कि गंगानगर में जितना बोया जाता है उसका 99% सिंचाई किससे होती है, नहरों द्वारा होती है। तो इसीलिए एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न जो आते हैं वीसी मिश्रा के वर्गीकरण के जो भी प्रश्न आते हैं वह नहरी क्षेत्र से सबसे ज्यादा आते हैं। इसके बाद दूसरी बात करें, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब मरुस्थलीय प्रदेश में सीधे हैं जहां मरुस्थलीय मिट्टी है, रेतीली बलुई मिट्टी है, जहां बारिश 10 सेंटीमीटर से भी क्या होती है, कम होती है, ऐसे क्षेत्र को हम मरुस्थलीय प्रदेश की संज्ञा देते हैं। और इसमें राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वह आता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और इसमें मुख्य रूप से जो 4 जिले हैं, एक तो है जैसलमेर, दूसरा है बाड़मेर, इसके अलावा जोधपुर का पश्चिमी भाग फलोदी है, बाप वाला जो भाग है वह आता है, और इसके अलावा बीकानेर आता है। तो यह जो चारों जो पश्चिमी राजस्थान के भाग हैं इनको पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की संज्ञा दी गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वीसी मिश्रा के अनुसार निम्न में से कौन सा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित है या नहीं है, तो यह 4 जिले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में है, और इसके अलावा यदि कोई भी जिला होगा तो वह वीसी मिश्रा के अनुसार पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है। क्योंकि जब हम मरुस्थलीय प्रदेश का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो हम यह भी पढ़ते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, लेकिन वीसी मिश्रा के अनुसार इसमें कितने जिले आते हैं, केवल 4 आते हैं। उसके बाद है अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश का तात्पर्य है कि जहां वर्षा 20 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी लेकिन 50 सेंटीमीटर से कम होगी, और इसमें अरावली के पश्चिम वाला जो है भाग शामिल होता है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, पाली और जालोर का जो यह क्षेत्र है यह अर्ध शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आता है, और यह भी हमारे भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत पूछा जाता है। उसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश।
अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान का वह भाग जहां अरावली की ऊंचाई सबसे ज्यादा है, उसी भाग को जो है वीसी मिश्रा ने स्थल स्वरूप के रूप में शामिल किया है। और इसमें उन्होंने कहा है कि राजस्थान के 4 जिले मुख्य रूप से आते हैं। एक तो आता है सिरोही, क्योंकि सिरोही में अरावली की सबसे ज्यादा ऊंचाई है, और सिरोही की जो है आपने सुना होगा माउंट आबू, और माउंट आबू जो है सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। सबसे ऊंचा पठार भी कहें तो सिरोही में जो है उड़िया का पठार है, और यहीं पर ही राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा गुरु शिखर, वह इसी डिस्ट्रिक्ट में, इसीलिए अरावली पर्वतीय प्रदेश में एक तो शामिल किया गया है सिरोही। उसके बाद दूसरी जो है, क्योंकि अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार राजस्थान में कहां है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो इसलिए इसमें शामिल किया गया है उदयपुर को। तीसरा क्या गया, राजसमंद। राजसमंद को इसलिए शामिल किया गया है कि जब हम अरावली की ऊंची चोटियों की बात करें तो राजस्थान में जितनी भी ऊंची चोटियां हैं यहां केवल इन 3 जिलों में हैं। सबसे ऊंची बात करें तो गुरु शिखर है, उदयपुर में बात करें तो जरगा है, राजसमंद में जाएंगे तो आपको कुंभलगढ़ मिलेगी। तो ऊंची चोटियां होने के कारण इसको क्या नाम दिया गया, पर्वतीय प्रदेश नाम दिया गया। और यह पर्वतीय प्रदेश किस नाम से जाना जाता है, अरावली पर्वतीय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि क्योंकि जब हम राजस्थान में अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करते हैं तो उस समय हम राजस्थान के 7 जिले पढ़ते हैं। कितने जिले पढ़ते हैं, 7। लेकिन वीसी मिश्रा के अनुसार कितने जिले शामिल होंगे, केवल 4 जिले हमारे शामिल होते हैं। इसके बाद आता है पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र वाला। पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र का मतलब है कि पूर्व का वह क्षेत्र जो मैदानी भाग है और जहां कृषि और उद्योगों का विकास हुआ। कृषि कार्य इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र का निर्माण जो है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है, और नदियां जो मिट्टी लाती है उसमें कृषि कार्य सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है कि नदियां जो लाती है वह जलोढ़ मिट्टी लाती है, जल प्लस ऊड, जल द्वारा लाई गई मिट्टी, और जो जल द्वारा मिट्टी लाई जाती है वह सबसे ज्यादा क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, और जो सबसे ज्यादा उपजाऊ होगी तो कृषि कार्य सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा कृषि कार्य होता है जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में। इसलिए इसको कृषि, पूर्वी भाग कृषि, और यहां पर कृषि आधारित उद्योगों का भी विकास हुआ है। आपने पढ़ा होगा भरतपुर में, क्योंकि सरसों उत्पादन में राजस्थान का पूरे भारत में पहला स्थान है, और केंद्रीय कृषि जो है सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहां की गई है, भरतपुर में की गई। तो इसीलिए इस क्षेत्र को, जो राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है, इसे पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। बीहड़ क्षेत्र इसलिए है क्योंकि इसका निर्माण चंबल नदी के द्वारा एक विशेष स्थला आकृति के रूप में किया जाता है, जिसको हम बीहड़ प्रदेश के नाम से, बीहड़ क्षेत्र के नाम से या डांग क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और इसमें राजस्थान के 3 जिले आते हैं, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। लेकिन जब वीसी मिश्रा ने 1967 में, वीसी मिश्रा ने 1967 में जब वर्गीकरण किया था, उस समय करौली राजस्थान का जिला नहीं था। करौली राजस्थान का जिला बाद में बना, 1967 में बना, सॉरी 1997 में बना है। तो इसीलिए यहां समस्या है कि हम जब वर्गीकरण पढ़ते हैं तो उसमें 2 ही जिले दे रखे हैं, धौलपुर और सवाई माधोपुर। लेकिन वर्तमान में जो है कितने जिले, 3 जिले आते हैं, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। क्योंकि जब वर्गीकरण किया गया था उस समय करौली राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट नहीं था, लेकिन वर्तमान में करौली राजस्थान का जिला है। इसीलिए आपसे जब भी पूछा जाए कि बीहड़ क्षेत्र में राजस्थान के कितने जिले हैं, तो राजस्थान के वर्तमान में 3 जिले हैं, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। और इसके अलावा जो शेष बचा हुआ है यह कहलाता है दक्षिण पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र। अब इसको दक्षिण पूर्वी क्यों कहते हैं, क्योंकि यह राजस्थान के दक्षिण और पूर्व दिशा में स्थित है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है सोयाबीन, गन्ना जो है सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में सोयाबीन है, गन्ना होता है, इसीलिए कृषि है। उसके बाद औद्योगिक विकास, और इस क्षेत्र में बात करें यदि हम कोटा कहें तो कोटा को जो है हम राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहते हैं। और यहां पर सबसे बड़ा जो है एक औद्योगिक क्षेत्र है जिसको कई बार पूछा जाता है, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहां स्थित है, तो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा में स्थित है। इसीलिए इस पूरे क्षेत्र को वीसी मिश्रा ने कृषि और उद्योगों के आधार पर दक्षिण पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। और यह पूरा था हमारा वीसी मिश्रा का जो है राजस्थान का
भौगोलिक विभाजन या भौतिक विभाजन, जो कि सबसे पहले वीसी मिश्रा के द्वारा दिया गया। क्लियर हो गया? इसके बाद और किसने किया, तो उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। अब बात करते हैं कि वीसी मिश्रा के बाद में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन और किसने किया। तो देखिए, वीसी मिश्रा के बाद में डॉक्टर राम लोचन सिंह, इन्होंने 1971 में, डॉक्टर राम लोचन सिंह ने 1971 में भारत के प्रादेशिकरण के दौरान कि डॉक्टर राम लोचन सिंह ने 1971 में भारत के प्रादेशिकरण के दौरान राजस्थान का भौगोलिक विभाजन किया। क्लियर? तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसने राजस्थान का भौगोलिक विभाजन किया। तो पहले वीसी मिश्रा हो गए, दूसरे थे डॉक्टर राम लोचन सिंह। इन्होंने 1971 में भारत के प्रादेशिकरण के दौरान, भारत के प्रादेशिकरण का मतलब है भारत के प्रदेशों की ज्योग्राफी के दौरान ही इन्होंने राजस्थान के भौगोलिक विभाजन किया। और इन्होंने राजस्थान का जो भौगोलिक विभाजन 3 आधार पर किया। 3 आधार कौन से? तो एक तो इन्होंने राजस्थान को वृहद प्रदेशों में बांटा, उसके बाद उन्होंने राजस्थान को जो है उप प्रदेशों में बांटा, और उसके बाद राजस्थान को लघु प्रदेशों में उसने विभाजित किया। तो प्रश्न यही बनता है कि डॉक्टर राम लोचन सिंह के अनुसार राजस्थान के वृहद भौतिक प्रदेश कौन से थे, उप प्रदेश कौन से थे, और इसके अलावा कितने जो है लघु प्रदेश थे। तो हम उनकी बात करें। डॉक्टर कि डॉक्टर राम लोचन सिंह के अनुसार राजस्थान का भौगोलिक विभाजन, इन्होंने राजस्थान को सबसे पहले वृहद प्रदेश, उप प्रदेश और लघु प्रदेशों में जो है विभाजित किया। वृहद प्रदेश में
दो भाग में विभाजित किया। एक था अरावली पर्वतीय प्रदेश, दूसरा था दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर रामलोचन सिंह के अनुसार राजस्थान के वृहद प्रदेश कौन से थे? तो वृहद प्रदेश दो थे, एक तो अरावली पर्वतीय प्रदेश और दूसरा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इन्हें वृहद प्रदेशों की श्रेणी में रखा गया। उसके बाद दूसरा था उप प्रदेश, और उप प्रदेश थे वह कितने थे? चार उप प्रदेशों में विभाजित किया। इसमें पहला था पश्चिमी राजस्थान, दूसरा पश्चिमी मरुस्थल, तीसरा पूर्वी राजस्थान और चौथा पूर्वी मैदान। यह चारों जो है राजस्थान के उप प्रदेश थे डॉक्टर रामलोचन सिंह के अनुसार। और इसके अलावा लघु प्रदेश थे राजस्थान में 12, और राजस्थान को जो है 12 लघु प्रदेशों में, 4 उप प्रदेशों में और 2 वृहद प्रदेशों में विभाजित किया था रामलोचन सिंह। और रामलोचन सिंह का जो वर्गीकरण है ज्यादा मान्य नहीं था, क्योंकि अरावली पर्वतीय प्रदेश जिस तरह से एक वृहद प्रदेश है, उसी तरह से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी एक वृहद प्रदेश होना चाहिए था, लेकिन उच्चावच के आधार पर नहीं दी। इन्होंने केवल विस्तार को आधार बनाया, और विस्तार में भी यह रहा क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रदेश था वह हमारा था जो थार का मरुस्थल था। तो इसीलिए इस डॉक्टर रामलोचन सिंह के जो वर्गीकरण को ज्यादा मान्यता नहीं मिली। सबसे पहले वीसी मिश्रा का वर्गीकरण था, उसने वर्गीकृत किया, लेकिन उन्होंने जो है कृषि है, उद्योग यानी कि आर्थिक लक्षण को, स्थलीय स्वरूप को, जलवायु दशा सबको क्या कर दिया? शामिल करके वर्गीकरण किया, वो जो सबसे पहला था। दूसरा था डॉक्टर रामलोचन सिंह का, और यह वर्गीकरण उन्होंने 1971 में प्रस्तुत किया था। और उसमें उन्होंने राजस्थान को 3 श्रेणियों में बांटा, वृहद प्रदेश में, उप प्रदेश में और लघु प्रदेश में। वृहद प्रदेश में 2 प्रदेश थे, अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। उप प्रदेशों में 4 थे, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी मरुस्थलीय, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मैदानी प्रदेश। और इसके अलावा कुछ छोटे छोटे भाग थे, उन्हें लघु प्रदेशों की क्या दी गई? संज्ञा दी गई थी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो है महत्वपूर्ण वर्गीकरण है वह है हरिमोहन सक्सेना का वर्गीकरण, जो कि उन्होंने अपनी एक पुस्तक थी जिसका 1994 में उन्होंने लिखी थी, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। और राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल में ही हरिमोहन सक्सेना ने जो है राजस्थान के वर्तमान भौतिक प्रदेशों के विभाजन को आधार दिया। यानी कि हरिमोहन सक्सेना का जो वर्गीकरण है वह राजस्थान के वर्तमान भौतिक प्रदेशों के विभाजन का आधार भी है, और वर्तमान में भौतिक प्रदेशों का विभाजन उसी आधार पर किया गया है, जिसके अंतर्गत हम कहते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो अब हम बात करते हैं हरिमोहन सक्सेना के राजस्थान के भौगोलिक वर्गीकरण को। हरिमोहन सक्सेना ने सन 1994 में एक पुस्तक लिखी थी, राजस्थान का
प्रादेशिक भूगोल। राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल जो कि हरि मोहन सक्सेना ने 1994 में लिखी, और इसी पुस्तक में हरि मोहन सक्सेना ने भौगोलिक संरचना और उच्चावच, भौगोलिक संरचना और उच्चावच के आधार पर राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया, जिसे हम कहते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और वर्तमान में राजस्थान का जो भौगोलिक विभाजन है उसके अंतर्गत राजस्थान के चार भौतिक प्रदेश हैं: पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो अब हमारा यहां से प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न बनता है कि राजस्थान को भौतिक प्रदेशों के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है, क्योंकि यह प्रश्न पहले भी जो है थर्ड ग्रेड में पूछा भी गया था। 2012 वाली जो थर्ड ग्रेड थी उसमें प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। तो देखिए, जब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है तो उत्तर होगा चार भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है: पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। लेकिन यही प्रश्न आपसे पूछा जाए कि वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो वहां आंसर आएगा हमारा 7, क्योंकि वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में हमें बांटा है। यही प्रश्न पूछा जाए कि हरि मोहन सक्सेना के अनुसार राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो हरि मोहन सक्सेना के अनुसार राजस्थान को जो है 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अब अपना एक प्रश्न और बनता है कि जो राजस्थान का वर्तमान में भौतिक प्रदेशों में विभाजन जो किया गया है, या हरि मोहन सक्सेना सर ने जो है राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, इसका आधार क्या है? तो उन्होंने जो आधार लिया है वह लिया है एक तो उच्चावच और दूसरा लिया है भौगोलिक संरचना। भौगोलिक संरचना का मतलब है कि उसकी भौगोलिक संरचना कैसी है, मरुस्थलीय है कि पर्वतीय है, पठारी है या मैदानी संरचना है। और उच्चावच यानी कि कितना उच्च भूमि क्षेत्र है कि निम्न भूमि क्षेत्र है। तो हमें सबसे पहले प्रश्न क्लियर होना चाहिए कि उच्चावच क्या होते हैं और उच्चावच का निर्धारण कहां से किया जाता है और इनके उच्चावचों को किस आधार पर निर्धारित किया गया है। तो उच्चावच को लेके भी हमारा प्रश्न यहां से बन सकता है कि भारत में या राजस्थान के उच्चावच का निर्धारण कहां से किया गया है। तो भारत और राजस्थान के उच्चावच का जो निर्धारण है यह किया जाता है समुद्र तल से, यानी कि उच्चावच के निर्धारण का भी आधार क्या है, समुद्र तल। और भारत में जो समुद्र तल है उसे माना जाता है चेन्नई में स्थित है। नहीं, भारत का जो समुद्र तल है वह कहां स्थित है, चेन्नई से। तो भारत में जितने भी उच्चावच है, चाहे हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, चाहे हमारा जो है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, चाहे वो मध्य का विशाल मैदान है, चाहे वो हमारा तटीय मैदान है या थार का मरुस्थल है, इन सभी का जो निर्धारण किया गया है उच्चावच की दृष्टि से वह सब कहां से किया गया है, चेन्नई से किया गया है। इसलिए कई बार हमें सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का समुद्र तल यानी सी लेवल स्थित है, तो भारत का समुद्र तल जो स्थित है वह कहां स्थित है, चेन्नई से। और चेन्नई से समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर पर्वतों का, पठारों का,
पहाड़ियों का, मैदानों का क्या किया गया है, निर्धारण किया गया है। तो हमें क्लियर होना चाहिए उच्चावच कि भारत में या राजस्थान में कौन कौन से उच्चावच है और उन उच्चावचों की क्या श्रेणियां हैं, यानी कि उनका निर्धारण किस आधार पर किया गया है। तो देखिए अब बात करते हैं अपन उच्चावच की। उच्चावच सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि उच्चावच का जो है निर्धारण कहां से किया जाता है। तो उच्चावच का निर्धारण किया जाता है समुद्र तल, जिसे हम बोलते हैं सी लेवल, यानी कि उच्चावच का जो निर्धारण है यह समुद्र तल से किया जाता है। अब उच्चावच इसलिए जरूरी है क्योंकि राजस्थान का जो भौतिक विभाजन जो किया गया है वह भौगोलिक संरचना और उच्चावच के आधार पर किया गया है। तो आपसे वो सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में जो है भौतिक जो विभाजन है या उच्चावच का निर्धारण कहां से किया गया। यदि आपसे क्षेत्र विशेष नहीं दे रखा है तो वह कहां से किया जाता है, समुद्र की तल से किया जाता है। वो लिखिएगा समुद्र तल से, समुद्र के गर्त से, या समुद्र की सतह से, या धरातल से। तो उच्चावच का निर्धारण जो है किया जाता है वह सी लेवल यानी समुद्र तल से किया जाता है। अब आप बात करते हैं भारत में कि भारत या राजस्थान में जो है समुद्र तल कहां से माना जाता है। तो भारत में जो है समुद्र तल माना जाता है चेन्नई से। कहां से माना जाता है, चेन्नई। और चेन्नई में ही भारत का जो है समुद्र तल स्थित है और वहीं से जो है भारत के उच्चावच का निर्धारण किया जाता है। अब उच्चावच का निर्धारण कैसे किया गया है हम उनकी बात करते हैं। यह है धरातल, और यह है समुद्र तल। समुद्र तल से समुद्र तल से 300 मीटर, यानी कि जो समुद्र तल है जहां समुद्र तल है, समुद्र तल से 300 मीटर की जो ऊंचाई का जो क्षेत्र है यह कहलाता है मैदानी प्रदेश। कि समुद्र तल से 300 मीटर के ऊंचाई वाला जो उच्चावच होगा
उसे क्या संज्ञा दी जाती है? मैदान, यानी मैदानी प्रदेश, यानी कि मैदानों की जो ऊंचाई होती है यह समुद्र तल से कितनी मानी गई है? 300 मीटर की उच्चावच होता है। तो हमारा क्लियर हो गया कि जो भी 300 मीटर की ऊंचाई तक का जो भाग होगा वह सब किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यही हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है कि मैदानों की जो है औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो मैदानों की औसत ऊंचाई होती है समुद्र तल से 300 मीटर, और 300 मीटर का जो उच्चावच होगा वह क्या होगा? मैदानी क्षेत्र होगा। इसके बाद मैदानों से यदि समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई है, समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई वाला क्षेत्र कहलाता है पठारी प्रदेश। ऐसा उच्चावच जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी हो? 600 मीटर हो, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? पठारी प्रदेश। इसीलिए पठारों की जो औसत ऊंचाई मानी जाती है वह कितनी है? 600 मीटर मानी जाती है। और जब हम राजस्थान में पढ़ते हैं तो राजस्थान में जो पठारी क्षेत्र है जिसे हम हाड़ौती का पठार कहते हैं, उसकी ऊंचाई कितनी मानी गई? 500 मीटर मानी गई है। यानी कि 600 मीटर की ऊंचाई तक का कोई भी उच्चावच होगा तो उसको किस श्रेणी में रखा जाता है? पठार की श्रेणी में रखा जाता है, पठारी प्रदेश के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद बात करें समुद्र तल से यदि 1800 मीटर तक की ऊंचाई है, समुद्र तल से यदि 1800 मीटर की ऊंचाई तक का जो क्षेत्र है यह कहलाता है पहाड़ी क्षेत्र। समुद्र तल से यदि 1800 मीटर की यदि ऊंचाई है तो वह कहलाता है पहाड़ी क्षेत्र। जैसे हम बात करते हैं अरावली में, जब हम अरावली में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि बैराट की पहाड़ियां या मेरवाड़ा की पहाड़ियां, या हम कहते हैं दिवेर की पहाड़ियां, बिजराल ग्राम की पहाड़ियां हम पढ़ते हैं। तो ये जो पहाड़ियां जो आता है भंवर माता की पहाड़ियां, तो पहाड़ी शब्द का संबंध किससे होगा? जिसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से कितनी होगी? 1800 मीटर तक। और इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि जो पहले अरावली पर्वतमाला थी उसे धीरे धीरे वह अरावली की पहाड़ियां के नाम से जानी जाती है, कि अरावली के जो अलग अलग नाम है, स्थानीय नाम है, वह पहाड़ियों के नाम से जाने जाते हैं। जैसे सेवर की पहाड़ियां हैं, पाल खेत की पहाड़ियां हैं, माल खेत की पहाड़ियां। इसका तात्पर्य है कि उनकी औसत ऊंचाई जो है कितनी है? 1800 मीटर से क्या है? कम, यानी 1800 मीटर तक है। और यही हम लोग पढ़ते हैं कि अरावली की जो औसत ऊंचाई है वह है 930 मीटर। 930 मीटर का मतलब है 1800 मीटर से क्या है? कम है। इसलिए अरावली को अलग अलग जगह पर हम पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। तो पहाड़ी जो क्षेत्र होगा उसकी औसत ऊंचाई कितनी होगी? 1800 मीटर। और यदि समुद्र तल से औसत ऊंचाई 2700 मीटर है, 2700 मीटर है, तो वह कहलाता है पहाड़। क्या कहलाता है? पहाड़ कहलाता है। और यदि ऊंचाई 2700 से ज्यादा है, 2700 से यदि अधिक ऊंचाई है, 2700 से यदि अधिक है तो उसे हम बोलते हैं पर्वत। इसलिए आपने देखा होगा हम कहते हैं हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय पर्वतमाला क्यों कहते हैं? क्योंकि हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वह है 2700 मीटर से भी क्या है? ज्यादा है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, जबकि हम शिवालिक की बात करते हैं तो कहते हैं शिवालिक की पहाड़ियां, क्योंकि शिवालिक की जो औसत ऊंचाई है वह 1800 मीटर से कम है, 900 से 1500 मीटर है। जब हम पढ़ते हैं, हम राजस्थान में बात करते हैं तो राजस्थान में कहते हैं अरावली पर्वतमाला। अब अरावली पर्वतमाला क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जब अरावली का निर्माण हुआ था, यानी जब अरावली की उत्पत्ति हुई थी, उस समय अरावली की जो ऊंचाई थी वह थी 2800 मीटर।
कितनी थी? 2800 मीटर थी। 2800 मीटर का मतलब है 2700 से ज्यादा थी, और जो 2700 से ज्यादा थी इसलिए वह एक क्या थी? पर्वतमाला थी। इसीलिए हम पढ़ते हैं अरावली पर्वतमाला। लेकिन वर्तमान में जब हम अरावली में जो पर्वत हैं, जो क्षेत्र हैं, उसको पढ़ते तो लिखते हम अरावली की पहाड़ियां, जैसे माल खेत की पहाड़ियां हैं, पाल खेत की पहाड़ियां हैं, मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं। क्यों? क्योंकि वर्तमान में उनकी औसत ऊंचाई वह है 1800 मीटर से क्या है? कम है। इसीलिए हमारे यहां से एक प्रश्न जो बनता है वह बनता है कि उच्चावच का निर्धारण कहां से होता है? तो समुद्र तल से होता है। क्लियर? नहीं, सी लेवल से होता है। और यदि पूछा जाए कि भारत और राजस्थान के उच्चावच का निर्धारण कहां से किया गया है, तो चेन्नई से किया गया। और आपसे यह प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि भारत का जो समुद्र तल है, यानी भारत का जो समुद्र तल है, सी लेवल है, वह कहां स्थित है? तो भारत का समुद्र तल सी लेवल कहां स्थित है? चेन्नई में स्थित है। राज्य पूछा जाता है तो तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर? अब आता है कि समुद्र तल से मैदानों की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो समुद्र तल से जो 300 मीटर का जो उच्चावच होगा वह क्या कहलाएगा? मैदान कहलाएगा। 300 से 600 मीटर वाला जो क्षेत्र होगा वह क्या कहलाएगा? पठारी प्रदेश कहलाएगा। और समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई 1800 मीटर होगी, 1800 मीटर तक होगी, वह क्या कहलाएगा? पहाड़ी प्रदेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पहाड़ी प्रदेश। और यदि 2700 मीटर तक है तो वह कहलाता है पहाड़, और यदि 2700 से अधिक है तो वह उच्चावच क्या कहलाएगा? पर्वत कहलाएगा। और देखिए, इसी के आधार पर राजस्थान में जो है 4 उच्चावच है। मैदान भी है जिसको हम पूर्वी मैदानी प्रदेश कहते हैं, पठारी उच्चावच भी है जिसको हम दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कहते हैं, हमारे यहां पर जो है पर्वतीय उच्चावच भी है जिसे हम अरावली पर्वतीय प्रदेश भी कहते हैं। तो ये था उच्चावच को लेके कि उच्चावच क्या होता है। अब हमारा प्रश्न आता है राजस्थान से कि जो राजस्थान में ये उच्चावच हम लोग पढ़ रहे हैं कि राजस्थान में मैदान है, पठार है, पहाड़ है, पर्वत है, तो यह कितना प्रतिशत है? नहीं, राजस्थान में उच्चावच का क्या प्रतिशत है? क्योंकि जब हम भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा भी होगा कि भारत में जो है लगभग 11% तो पर्वत है, 18% हमारे यहां भारत में पहाड़ियां हैं, 28% के आसपास हमारे यहां पठार है, और 43% क्या है? मैदान है। देखिए, भारत में जो उच्चावच आपने पढ़े होंगे तो यही चीज वो आपसे राजस्थान में भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जो ये उच्चावच है इनका कितना प्रतिशत है। तो हम भारत और राजस्थान दोनों के उच्चावच की क्या करते हैं? बात करते हैं कि भारत में उच्चावच कितने कितने हैं और राजस्थान में कौन कौन से उच्चावच और कितने कितने प्रतिशत के हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में। यदि हम भारत में बात करें तो भारत में जो सबसे ज्यादा है वह है मैदान। भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% क्या है? मैदानी प्रदेश है। यानी उच्चावच से पूछा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सा उच्चावच है? तो भारत में सबसे ज्यादा है मैदान, 43%। इसके बाद है पठार। पठार है भारत में 28%। इसके बाद है पहाड़ियां, और पहाड़ियां लगभग है 18%। और सबसे कम है वह है पर्वत, और भारत में पर्वतीय उच्चावच है 11%। यह तो आती है भारत की। और यह प्रश्न कई बार भारत के संदर्भ में पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक कौन सा उच्चावच है? तो भारत में सबसे ज्यादा क्या है? मैदान। इसलिए भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश जब हम पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं मध्य का विशाल मैदान, क्योंकि मैदानी संरचना भारत में सबसे ज्यादा है। क्लियर? उसके बाद कौन सी है? पठारी संरचना, उसके बाद पहाड़ी संरचना, और सबसे कम कौन सी है? पर्वतीय संरचना, जो कि जिसे हम हिमालय पर्वत के माला के नाम से जानते हैं। अब यही प्रश्न हमें राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाता है, और राजस्थान के संदर्भ में जब यह पूछा जाता है कि राजस्थान में इनका क्या है, तो हम एक एक चीज को लेकर बात करते हैं कि इसकी राजस्थान में
क्या स्थिति है? अब हम बात करते हैं राजस्थान में। तो देखिए, राजस्थान में जब हम बात करते हैं तो राजस्थान में जो मैदान है यानी मैदानी भाग है वह है 51%। अब इस मैदानी भाग में पूर्वी मैदानी प्रदेश और मरुस्थलीय क्षेत्र का जो मैदानी भाग है यानी ऐसा उच्चावच जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर है, जिसमें मैदान भी आएगा और मरुस्थल का जो भाग भी आएगा जिसकी ऊंचाई 300 मीटर तक है, वह कितना प्रतिशत है? 51% है। यानी उच्चावच के अनुसार राजस्थान में जो है मैदान कितना है? 51%। उसके बाद है पठार। राजस्थान में जो पठारी संरचना है वह है 31%। 31% है वहां हमारे यहां पठारी संरचना है। इसके बाद हमारे यहां जो है निम्न भूमि क्षेत्र भी है। और राजस्थान में निम्न भूमि क्षेत्र है 11%। अब निम्न भूमि क्षेत्र का मतलब है ऐसा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 300 मीटर से कम है, क्योंकि जब हम पश्चिमी राजस्थान में जाते हैं तो बालू का स्तूपों के बीच में निम्न भूमि हमें मिलती है, कहीं जिसे हम रन है टाट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो निम्न भूमि क्षेत्र कितना है? 11% है। इसके बाद है पर्वत श्रृंखला। यानी कि पहाड़ियों की जो श्रृंखला है वह राजस्थान में है 6%। पर्वत श्रृंखला का मतलब है पहाड़ियों की जो श्रृंखला है वह राजस्थान में कितनी है? 6% है। और उच्च शिखर वाले जो पर्वत है, उच्च पर्वत शिखर, यह राजस्थान में है 1%। यानी कि उच्च पर्वत शिखर, जैसे हम बात करते हैं गुरु शिखर की बात करते हैं, या हम दक्षिण अरावली की बात करें जिसकी ऊंचाई जो है 900 मीटर से भी क्या है? ज्यादा है। तो ऐसा क्षेत्र जो है उच्च क्षेत्र है वह कितना है? 1% है। यानी कि 600 से 2700 से ऊपर की हम लोग बात करें तो हमें बहुत कम मिलेगा। 1% भाग केवल उच्च शिखर क्षेत्र में है। पहाड़ियों की श्रृंखला का जो भाग है यानी कि पहाड़ियों की श्रृंखला का जो उच्चावच है वह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 6% है। निम्न भूमि क्षेत्र यानी ऐसा क्षेत्र जिसकी औसत ऊंचाई जो है 300 मीटर से भी कम है, जैसे हम थार के मरुस्थल में आते हैं, रन और टाट है, या अरावली में जाते हैं तो कहीं घाटी क्षेत्र है, या दर्रा का जो क्षेत्र है वहां आता है हमारा 11%। पठारी क्षेत्र है वहां है 31%। पठारी क्षेत्र में वैसे तो राजस्थान में पठार का जब बात करें तो केवल और मात्र केवल कितना आता है? 6.49%। लेकिन हम जब अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ते हैं तो उसमें भी कई पठार आते हैं, जैसे उड़िया का पठार है, भौराट का पठार है, ऊपरमाल का पठार है, भोमट का पठार है, या जब हम पश्चिमी राजस्थान में जाते हैं तो ऐसे बालू का स्तूप भी आपको मिलेंगे जिनकी ऊंचाई 300 से ज्यादा है लेकिन 600 से कम है, नहीं उच्च भूमि क्षेत्र, और जिनकी औसत ऊंचाई 600 मीटर से 600 मीटर तक है, 300 से अधिक और 600 तक है, तो उस क्षेत्र को हम पठारी क्षेत्र में हैं। तो उस उच्चावच में राजस्थान का कितना भाग आता है? 31% आता है। और जो जिसकी ऊंचाई 300 मीटर तक है वह क्षेत्र जो आता है वह आता है राजस्थान में 51%। तो अब हमारा प्रश्न बनता है कि उच्चावच के आधार पर, अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उच्चावच के आधार पर राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या है? मैदानी प्रदेश है। और भारत में भी क्या है? मैदानी प्रदेश है। भारत में मैदानी प्रदेश कितना है? टोटल जो है क्षेत्र है उसका जो है जो जितना उच्चावच है उसका 43% मैदान है, जबकि राजस्थान में
कुल उच्चावच का 51% क्या है? मैदान है। अब हम दोनों को कंपेयर करके पूछा जाता है। बड़े कंपटीशन में सदैव आंकड़ों को कम महत्व दिया जाता है, आंकड़ों का यूज करके कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। वह आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि उच्चावच के अनुसार राजस्थान में मैदानी प्रदेश भारत की तुलना में अधिक है, कम है, बराबर है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, उच्चावच की दृष्टि से भारत में जो मैदानी प्रदेश, राजस्थान में जो मैदानी प्रदेश है वह भारत के मैदानी प्रदेश से अधिक है, क्योंकि राजस्थान में मैदानी प्रदेश है 43, भारत में मैदानी प्रदेश है 43%, जबकि राजस्थान में कितना है? 51% है। और यह हम बात ये नहीं करेंगे भौतिक प्रदेशों के आधार पर, यह हम बात कर रहे हैं उच्चावच के आधार पर, क्योंकि हम लोगों ने पहले चर्चा की कि उच्चावच जो है इसका निर्धारण कहां से किया जाता है? समुद्र तल से। और समुद्र तल से निर्धारण करते हैं तो 300 मीटर की ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है वह क्या कहलाता है? मैदानी क्षेत्र। 600 मीटर तक की ऊंचाई वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? पठारी क्षेत्र। 1800 मीटर की ऊंचाई वाला क्या कहलाता है? पहाड़ी क्षेत्र। 2700 मीटर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? पहाड़। और 2700 से अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। और उच्चावच की दृष्टि से राजस्थान में जो है वह मैदानी प्रदेश भारत के मैदानी प्रदेश की तुलना में क्या है? अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि भारत में 43% है, जबकि राजस्थान में कितना है? 51% है। क्योंकि कई स्टूडेंट यह सोचते हैं कि मैदानी प्रदेश का तात्पर्य क्या है? मैदानी प्रदेश का तात्पर्य है कि जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर होगी वह मैदानी प्रदेश है। अब मैदानी प्रदेश में जो हमारा राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है यह भी एक तरह से मैदानी प्रदेश है, लेकिन जलवायु दशाओं के भौगोलिक संरचना के अनुसार इसे जो है मरुस्थल की संज्ञा दी गई। लेकिन उच्चावच के आधार पर यदि हम बात करें तो यह अपने आप में क्या है? मैदान है, क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई जब हम पढ़ते हैं तो 250 से 300 मीटर पढ़ते हैं, और मैदानों की भी ऊंचाई जो है उच्चावच के अनुसार 300 मीटर तक होती है। तो यह था हमारे राजस्थान का भौतिक विभाजन कि भौतिक वापस बात करते हैं कि सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं। दूसरा आपको क्लियर होना चाहिए कि भौतिक प्रदेशों के विभाजन के आधार क्या है। 2 पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान का सबसे पहले भौतिक विभाजन किसने किया। तो राजस्थान का सबसे पहले भौतिक विभाजन वीसी मिश्रा ने किया। कब किया? 1967 में किया। किस पुस्तक में किया? तो राजस्थान का भूगोल पुस्तक में किया। और इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो 1968 में हुआ। और इस पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा किया गया। और वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा? तो 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा। उसके बाद दूसरा आता है, वह आता है डॉक्टर रामलोचन सिंह का वर्गीकरण। और रामलोचन सिंह ने राजस्थान का जो भौतिक विभाजन किया वह 3 आधार पर किया: वृहत प्रदेश, उप प्रदेश और लघु प्रदेश। रामलोचन सिंह के अनुसार राजस्थान में वृहत प्रदेश कितने? 2 वृहत प्रदेश हैं, 4 उप प्रदेश हैं और 12 लघु प्रदेश हैं। और उसके बाद आता है हरिमोहन सक्सेना का वर्गीकरण, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल 1994 में। और उन्होंने राजस्थान में भौगोलिक संरचना और उच्चावच के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में विभाजित किया: पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और उसी में हमें पूछा जाता है उच्चावच कि उच्चावच का निर्धारण कहां से होता है? तो उच्चावच का निर्धारण होता है समुद्र तल से। और भारत में उच्चावच का निर्धारण कहां से किया जाता है? तो भारत में समुद्र तल का जो निर्धारण है वह चेन्नई को माना जाता है, और चेन्नई से ही उच्चावच का निर्धारण किया जाता है। उच्चावच के आधार पर भारत जो है कितनी संरचना है? तो एक तो है मैदानी संरचना, एक है पठारी संरचना, एक है पहाड़ी संरचना, एक पहाड़ और एक पर्वतीय संरचना। उसको कंपैरिजन पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा क्या है? तो मैदानी प्रदेश है। तो राजस्थान में भी उच्चावच के आधार पर क्या है? मैदानी है। दूसरी भारत में पठारी संरचना है, तो राजस्थान में भी क्या है? पठारी संरचना है। तीसरी भारत में क्या है? पहाड़ी संरचना है,
तो राजस्थान में निम्न भूमि क्षेत्र है। चौथी भारत में पर्वतीय संरचना है, तो राजस्थान में पर्वत श्रृंखला, और पांचवी जो है उच्च पर्वत शिखर है। यहां प्रतिशत भी पूछे जा सकते हैं और कई बार प्रतिशत नहीं पूछ के वह आपसे दोनों में क्रम पूछ सकता है कि उच्चावच के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सही क्रम कौन सा है। तो सबसे ज्यादा मैदानी भाग, उसके बाद पठारी भाग, उसके बाद पहाड़ी क्षेत्र और सबसे अंत में पर्वतीय क्षेत्र। और राजस्थान में सबसे ज्यादा मैदानी भाग, उसके बाद पठारी प्रदेश, फिर निम्न भूमि क्षेत्र, पर्वतीय श्रृंखला और उच्च पर्वतीय शिखर। तो यह था राजस्थान का एक तरह से भौतिक प्रदेशों का विभाजन किस आधार पर किया गया। और अब आगे हम करेंगे राजस्थान के एक एक भौतिक प्रदेश को कि वहां से हमें क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।